हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी, बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 10th में पढ़ रहा हो या 11th में 12th में, उनको भी पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होता है, राइट। तो वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले एक हिस्टोरिक मोमेंट की, है ना, कि इंडिया अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को ये बात तो पता है कि हम वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, बट इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब किस बेसिस पे बने, क्या क्राइटेरिया रहा, कैसे पता चला कि हम चौथे इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड में चौथे नंबर पे एग्जिस्ट कर रहे हो, कैसे, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। दूसरा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, किस बेस पे कैलकुलेट होता है और किसकी इनकम कैलकुलेट होती है, समझ रहे हो। उसके बाद इससे आम नागरिक, सबसे मेन बात जो है, आम नागरिक का क्या फायदा होता है, ठीक है। तो आम नागरिक का क्या फायदा होगा और इसके पीछे छुपे चैलेंजेस क्या है, ये सब चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या मतलब है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का, कि अगर हमने बोला कि भाई फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं तो क्या मतलब है इसका। आपसे किसी ने पूछ लिया, आप 10th में हो या 11th 12th में, या फिर हो सकता है ग्रेजुएट हो, है ना, आपसे ही पूछ लिया किसी ने कि बताओ भाई क्या मतलब है इसका। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, ठीक, लेकिन इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि क्या है। दुनिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता व्हाट है। इज जीडीपी? तो जीडीपी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है वो 1 ईयर के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं कि 2-3 ईयर का एक साथ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स फॉर ग्लोबल कंपैरिजन, और उसको मेजर किस में करते हैं? यूएस डॉलर में। किसके लिए? ताकि ग्लोबल कंपैरिजन हो पाए, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं हम? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी चीजें? एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, बैंकिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो कंट्री है वो कौन से पोजीशन पे है? फोर्थ, ठीक। हमने किस कंट्री को अभी पीछे किया? वो है जापान। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये किस बेस पे है? 2024 के डेटा पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे कौन है? इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब इसमें 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या आता है आपका? एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, टर्सरी में सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे रीजंस फॉर इंडियाज ग्रोथ। अब ये कैसे, मतलब क्या रीजन रहा इसका? तो रैपिड आईटी एंड सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन, सेकंड है आपका ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोर्थ है राइजिंग एक्सपोर्ट, फोर्थ है इंक्रीज्ड कंजम्पशन बाय इंडियन मिडिल क्लासेस, राइट। सो व्हाट इट मींस फॉर कॉमन पीपल। भाई कॉमन पीपल के लिए इसका क्या मीनिंग है? तो पॉजिटिव, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, schools, हॉस्पिटल्स, हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, improved ग्लोबल इमेज,
बट राइजिंग जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर लाइफ फॉर एवरीवन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि राइजिंग जीडीपी का मतलब ये नहीं कि सबकी लाइफ बहुत बेटर होगी, नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी कैन इंक्रीजेस, कैसे, अमीर और गरीब में जो डिफरेंस गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। Challenges ahead: inclusive growth needed, reducing poverty and unemployment, skill development for youth, reducing the gap between rich and poor, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि भाई अमीर और गरीब के बीच में जो इतना ज़्यादा गैप है ना उसको भी तो रिड्यूस करना है, ठीक, तो इंक्लूसिव ग्रोथ नीडेड, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में है, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ बहुत ज़रूरी है, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक। नेक्स्ट है आपका रियल एग्जाम्पल, अ फार्मर सेलिंग टू अ फूड कंपनी, अ टीचर रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड इंजीनियर वर्किंग इन एमएनसी, ऑल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। ये आपके कुछ क्या है, एग्जाम्पल है जहां से आपको समझना कि जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है, जब राइट। कहा जाता है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जीडीपी जो है ना इंडिया का अब दुनिया में चौथे नंबर पर है, ठीक है। अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम चौथे नंबर पे, तो हमसे ऊपर तीन कौन कौन सी कंट्री है जिनकी जो इकोनॉमी है हमसे ज़्यादा है, जिनका जीडीपी हमसे ज़्यादा है, तो आपको उन तीन कंट्रियों के नाम भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी कंट्री है जो हमसे ऊपर है, तो आपकी यूएस है सबसे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है चाइना, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है आपकी जर्मनी, चौथे नंबर पे कौन है इंडिया, ठीक है। हमने कौन से कंट्री को पीछे छोड़ा है, हमने छोड़ा है जापान को, किस मामले में, जीडीपी के मामले में, ध्यान रखना ये बात, ठीक। अब ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये किसके बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी के बेस पर कैलकुलेट की गई है, ठीक, जिसमें यूएस डॉलर के हिसाब से ही सभी कंट्रीज के प्रोडक्शन को कंपेयर किया जाता है कि किसका कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक। तो जो अभी रिपोर्ट आई है वो किसके बेसिस पे आई है, 2024 के बेसिस पे, कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, इंडिया की कंपनी दूसरे कंट्री में कितना वहाँ पे काम कर रही है ना। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही बताया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा वो है कि ठीक है ये बात हमको समझ में आ गई, बट जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, सब मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि जीडीपी के बेस पे, अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है बट जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जीडीपी सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि बताया क्या, गुड सर्विसेज है ना, इसका क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि गुड प्लस सर्विसेज, जो किसी कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक हर साल में होता है ये नहीं सोचना कि बस एक बार कर दिया तो हो गया ना। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इसकी भी रिपोर्ट आ रही होगी इसी टाइम पे, अगले मई जून, हो सकता पहले भी आ जाए कि बताओ भाई 2025 में किसने कितना एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, है ना, किसकी जीडीपी कितनी रही है, राइट। तो ये किसके बेसिस पे है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जीडीपी का डेटा पब्लिश करते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो क्राइटेरिया रहते हैं वो कौन से हैं, वो है आपका नॉर्मल जीडीपी जिसको हम डॉलर वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दूसरा है परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर पार्टी जिसको हम बोलते हैं पीपीपी, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या होता है, लोकल करेंसी की बाइंग पावर के हिसाब से, जैसे मान के चलो इंडिया यूएस से कुछ चीजें खरीद रहा है या बेच रहा है, तो इंडिया में क्या चलता है, रुपया, और यूएस में क्या चलता है, डॉलर, ठीक है। तो यानी कि दो मेन तरीके होते हैं, सबसे पहला
कि भाई नॉमिनल जीडीपी यानी कि डॉलर वैल्यू में, दूसरा नॉमिनल जीडीपी, नॉर्मल नहीं, नॉमिनल जीडीपी जो कि किस बेस पे, डॉलर वैल्यू में, दूसरा आपका परचेसिंग पावर, ठीक है, पीपीपी जिसको हम बोलते हैं, परचेसिंग पावर पार्टी। तो ये किस पे, लोकल कंट्री की बाइंग पावर के हिसाब से। इंडियन नॉर्मल में, अब जो ये नॉमिनल में है, इंडिया जो नॉमिनल में है वो 4th नंबर पे है और पीपीपी में ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि 4th नंबर पे है तो मतलब किस बेसिस पे, तो ध्यान रखना 4th नंबर पे हम नॉमिनल बेस पे हैं, ठीक है, और 3rd नंबर पे पीपीपी बेस पे, यानी कि परचेसिंग पावर पार्टी, जो कि क्या होता है, लोकल करेंसी की बाइंग पावर के हिसाब से, ठीक। अगला आपका आता है कि जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बढ़ाता है कौन, जब हमारी जीडीपी बढ़ती है ना तब, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। तो ग्लोबल जो रेपुटेशन है वो हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंडिया की इमेज एक ग्लोबल पावर की तरह होती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जब ये ऐसी न्यूज आती है तो बाहर के लोग भी क्या करते हैं, उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टर और कंपनीज जो भी है वो इंडिया में क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका जॉब्स अपॉर्चुनिटी, जो कि इस समय सबसे बड़ी नीड है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जॉब क्राइसिस बहुत तगड़ा चल रहा है, सबको पता है। यहाँ पे इजीली रोजगार नहीं मिलता, राइट, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ करने को मिलता है, वरना नहीं। तो इस समय जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है अगर मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नए सेक्टर में जॉब्स बनती हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, राइट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, भाई सीधी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो वो भी बढ़ेगा, राइट। तो देश के पास R&D के लिए ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट अच्छी हो गई तो वही तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। नेक्स्ट है चैलेंजेस या फिर कह सकते हैं नुकसान, राइट, इनइक्वालिटी। अब ये क्या, कहाँ से वर्ड आ गया इसमें, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब सब लोग अमीर हो रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि हमारे देश में सारे लोग अमीर हो गए हैं, नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ सकती है, मतलब जैसे जो हम रह रहे हैं, है ना, उसमें सिंपल सी बात है, जब जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, हो सकता है एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कैसे, ये किस वजह से, जब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा खुलेगी तो उससे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पास अर्बन प्रेशर, ठीक है, सिटीज पर प्रेशर बढ़ता है, ट्रैफिक, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक। अगला है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, कैसे, अगर रैपिड ग्रोथ के लिए स्किल्ड मैन पावर की डिमांड बढ़ती है जो हर सेक्टर में अवेलेबल नहीं होती है, समझ रहे हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इंडिया में ऐसे बहुत कम मतलब कॉलेजेस हैं जो डिग्री के साथ साथ हमें स्किल भी सिखाए, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमको डिग्रियां पकड़ा दे रहे हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम देख लो भाई अपना, तुम्हें क्या करना है, समझ रहे हो। तो ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कह सकते हैं आप, है कि नहीं है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगला आपके पास कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक, यहाँ से मतलब अभी आप 10th में हो, 11th में या 12th में, हो सकता है बहुत सारे लोग वो देख रहे होंगे जो ग्रेजुएट
हो चुके हैं। तो आपकी इस बारे में क्या समझ है ना, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे अभी भी और ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक, तो आपको बता दूं मैं कि जो अभी इंडिया का पोजीशन है, ठीक है, ये सिर्फ कुछ लोगों की वजह से है। अब आप बोलोगे हैं ये क्या बात हुई? अगर आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में 10% ही लोग ऐसे हैं जिनकी भागीदारी इसमें है ना। बाकी के मेरे और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर सिर्फ हमने बोल दिया कि वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है ना, बट अगर हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बताओ, है ना। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, इससे हमारा प्रॉफिट होगा कैसे, कि भाई हमारे कंट्री में रोड्स उनका अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, अच्छे से क्या कहते हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी, स्पेशली हेल्थ की, मतलब हॉस्पिटल अच्छे बन जाएंगे जब अच्छा पैसा आएगा। भाई जब सरकार के पास अच्छा पैसा होगा तो क्या होगा कि हमारी जो मेन पब्लिक की डिमांड रहती है कि हमारी रोड अच्छी हो, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बढ़िया होने चाहिए जिसमें कॉस्ट ज़्यादा ना हो। सरकारी जो हॉस्पिटल है बहुत सारी जगहों पे अभी भी बहुत बुरे हाल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें अच्छी हो जाए। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इंडिया में एजुकेशन इक्वल नहीं है, अमीरों के लिए एजुकेशन डिफरेंट है, गरीबों के लिए एजुकेशन डिफरेंट है, आप भी जानते हैं इस बात को, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहोगे कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में हर स्कूल की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली प्राइवेट में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जो आम आदमी है ना, मिडिल फैमिली, उन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जिस वजह से वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होंगे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो एजुकेशन है वो बेहतर होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, है ना। तो हम यही उम्मीद करेंगे सब कि यहाँ से हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो कि भाई हमारे जो मैंने बोला अभी कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है ना, इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छी हो। दूसरा हेल्थ के लिए हॉस्पिटल, तीसरा एजुकेशन, मतलब स्कूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि एजुकेशन सबके लिए इक्वल हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।